सो हम कुछ अभी स्टार्ट कर रहे हैं फंक्शन 3। तो नॉर्मली सर्वेयर पूछते हैं नेम ड्रिल्स एंड देयर फ्रीक्वेंसी ऑन बोर्ड शिप। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अबंडेंस शिप ड्रिल हर महीने करना होता है, फायर ड्रिल भी हर महीने करना होता है। और ये अगर 25% अगर क्रू चेंज हो जा रहे तो पोर्ट लीव करने से पहले ही 24 घंटे के अंदर एक और ड्रिल होनी चाहिए, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट सर्वाइवल क्राफ्ट का ड्रिल, मस्टर और ड्रिल 3 महीने पे होता है। और डेविड लाइफबोट का जो लोअरिंग होता है वो भी 3 महीने होता है। पहले नॉर्मली एक रिक्वायरमेंट था कि उसको 4 नॉट से नीचे करने के बाद 4 नॉट से उसको अहेड पे लेकर टेस्ट करना होता था, लेकिन अभी वो रिक्वायरमेंट हट चुका है। तो अभी सिर्फ डेविड लाइफबोट मस्ट बी लोवर्ड एंड लॉन्च्ड, दैट्स इट। रेस्क्यू बोट ड्रिल्स एवरी मंथ बट नॉट एक्सकेडिंग 3 मंथ्स, ठीक है। रेस्क्यू बोट का भी वही हो गया। नॉर्मली ये बोट का और ये दो लाइफ बोट रहती है, इसको भी कर देते हैं तो इसका भी उसी में हो जाता है। फ्री फॉल लाइफ बोट 6 मंथली, अच्छा ठीक है, ये याद रखना है। फ्री फॉल लाइफ बोट का 6 मंथली है, फ्री फॉल लाइफ बोट 6 मंथली है। हाँ, उसके बाद ये हो गए सारे सर्वाइवल क्राफ्ट, ये 3 महीने के हो गए। डेविड लाइफ बोट भी 3 महीने के हो गए, ठीक है। एक महीने वाला अबंडेंस शिप और फायर ड्रिल है बस, बाकी 3 महीने। रेस्क्यू बोट ड्रिल भी 3 महीने। फ्री फॉल लाइफ बोट 6 मंथ। फ्री फॉल लाइफ बोट डायरेक्ट 6th मंथ का है। और सिंस फ्री फॉल लाइफ बोट में थोड़ा डेंजर भी रहता है, वो काफ़ी ऊपर रहता है एंड उसमें वो सबमर्ज्ड हो जाता है पानी में, तो उसका थोड़ा डेंजर है, इसलिए उसको 6 मंथ रखा है। देन लोअर टू वाटर, ठीक है। छठा क्या है, डेविड लॉन्च लाइफ राफ्ट 4 मंथ्स शुड इंक्लूड इन्फ्लेशन एंड लोअरिंग। अगर डेविड लॉन्च्ड लाइफ राफ्ट है आपके पास, नॉर्मली मैंने देखा नहीं, लेकिन अगर रहता है तो उसको 4 मंथली आपको करना है। एनक्लोज स्पेस का नॉर्मल है अपना 2 महीने का, ठीक है। एनक्लोज स्पेस 2 महीने का, सोपेप और स्पिलेज लीकेज 3 महीने के। और अपना जो सिक्योरिटी ड्रिल्स रिलेटेड जो भी है वो भी 3 महीने का है। सोपेप सिक्योरिटी और लाइफ बोट से रिलेटेड सारे 3 महीने के। और डेविड लॉन्च लाइफ राफ्ट 4 महीने का है। और फ्री फॉल लाइफ बोट 6 मंथ का है, ठीक है। सो पहला एक वाला हो गया अबंडेंस शिप ड्रिल, फायर ड्रिल मंथली। 2 महीने वाला हो गया एनक्लोज स्पेस एंट्री। 3 महीना बचा कुचा सब 3 महीना वाला है। और फ्री फॉल लाइफ बोट 6 महीने का है डायरेक्ट। 4 महीने वाला अपना डेविड लॉन्च्ड है। 5 महीने का कुछ भी नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद हम पढ़ते हैं व्हाट इज़ अ ग्रॉस रजिस्टर्ड टनेज। ग्रॉस रजिस्टर्ड टनेज क्या होता है? बेसिकली टनेज लगता है टनेज है तो वेट होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ये इंटरनल वॉल्यूम होता है शिप का। इट इंक्लूड्स द कार्गो स्पेस एंड एक्सक्लूड सर्टेन एरियाज लाइक इंजन रूम एंड क्रू स्पेसेस, ठीक है। खाली कार्गो स्पेस को काउंट करते हैं, एक्सक्लूडिंग ऑल दी एरियाज लाइक इंजन रूम्स एंड क्रू स्पेसेस हो गया, ठीक है। ये हो गया ग्रॉस रजिस्टर्ड टनेज के इंक्लूड। इसमें खाली GRT इंक्लूड्स ओनली द कार्गो कैरिंग स्पेसेस एंड सर्टेन अदर एरियाज एंड सर्टेन एरियाज, ओके। ग्रॉस टनेज क्या होता है? मेजर ऑफ ओवरऑल इंटरनल वॉल्यूम ऑफ द शिप इंक्लूडिंग ऑल एनक्लोज स्पेस मेजर्ड इन क्यूबिक मीटर्स। GT इंक्लूड्स ऑल एनक्लोज स्पेसेस ऑफ द शिप, ओके। ग्रॉस टनेज में नेट रेसिस्टेड टनेज क्या होता है कि इज एन ओल्डर मोस्टली ऑफ पुराने ज़माने में करते थे। शिप्स कार्गो कैरिंग कैपेसिटी एक्सक्लूडिंग स्पेस नॉट यूज्ड फॉर कार्गो लाइक इंजन रूम। नेट रजिस्टर टनेज और ग्रॉस रजिस्टर टनेज ऑलमोस्ट सेम लग रहा है। मेजर द वॉल्यूम ऑफ स्पेसेस अवेलेबल फॉर कार्गो एक्सक्लूडिंग नॉन कार्गो स्पेस। देन सिर्फ नेट टनेज इज द मोल्डेड वॉल्यूम ऑफ एंटायर कार्गो स्पेस of the ship. It's only consider the volume of the vessel that can be used for loading the cargo. The net tonnage is expected to somewhere around 30% less than its gross tonnage, okay. Gross tonnage से 30% कम है is the molded volume of the entire space of the ship. It's only consider the volume of the vessel that can be used for the loading the cargo. The net tonnage is expected to be somewhere less than its gross tonnage, okay. Measure the net total volume of all cargo space but includes adjustment for the ship's dimension passengers accommodation, okay. तो बेसिकली इतना याद रखना है। ग्रॉस टनेज ये हो गया अंदर का वॉल्यूम कार्गो स्पेस का, बाकी सब जो इंजन रूम वगैरह उसको हटा के और सर्टेन एरियाज़ का,
ठीक है, सर्टेन एरियाज लिखा है इसके अंदर, ठीक है। ये हो गया ग्रॉस टनेज, और इसी का बाप और इसी का बेटा है नेट टनेज, जिसके अंदर जो अदर स्पेसेस वर्ड यूज़ हुआ इसमें नहीं है, ये सिर्फ एग्जैक्ट वॉल्यूम ऑफ द एंटायर कार्गो स्पेस ऑफ द शिप है, ये फ्रॉम द मोल्डेड वॉल्यूम है, ठीक है। सो ऐसा माना जाता है 30% से कम ही होता है, और जब मेज़र कर रहे होते हैं एडजस्टमेंट जो रहता है शिप्स डायमेंशन पैसेंजर अकोमोडेशन को भी लिया जाता है, ठीक है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ग्रॉस टनेज जो है रजिस्टर वर्ड यूज़ नहीं हुआ इसमें। ओवरऑल वॉल्यूम और इसके अंदर जो एनक्लोज स्पेस वगैरह है क्यूबिक मीटर्स में, उनको भी ऐड कर लिया जाता है, ठीक है, ग्रॉस टनेज में। अब नेट रजिस्टर्ड टनेज में खाली पुराने टाइम पे जो यूज़ होता था, नेट रजिस्टर्ड टनेज और ग्रॉस रजिस्टर्ड टनेज ऑलमोस्ट सेम है। नाउ पेन लॉकर फायर फाइटिंग सिस्टम्स। पेन लॉकर में हमारे पास ऐसा होना चाहिए, स्प्रिंकलर सिस्टम होना चाहिए, एंड वहाँ पे एक फोम वाला हमारे पास रहना चाहिए, सॉरी ड्राई पाउडर सिस्टम रहना चाहिए। एंड वो कितना वॉल्यूम कवर करेगा वो भी उसमें एक मेज़रमेंट होता है कि इतने वॉल्यूम के लिए इतना करता है अगर एक्सटिंग्विशर, तो टोटल वॉल्यूम कितना कवर होना चाहिए। तो बेसिकली जो कार्बन डाइऑक्साइड सिस्टम जो है उसके अंदर, ठीक है, मिनिमम वॉल्यूम ऑफ फ्री गैस इक्वल टू 40% ऑफ द ग्रॉस वॉल्यूम ऑफ द प्रोटेक्टेड स्पेस, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, डिज़ाइन टू गिव अ मिनिमम वॉल्यूम ऑफ फ्री गैस इक्वल टू 40% ऑफ द क्रॉस वॉल्यूम ऑफ द प्रोटेक्टेड स्पेस, ठीक है। अभी एक जो वॉल्यूम है जहाँ पे पेंट लॉकर है, अब उसके अंदर वो पूरे पेंट भरे हुए हैं, तो उसका वॉल्यूम वैसे ही कम हो गया, राइट। ऑलमोस्ट पूरा पेंट की वजह से तो मुझे लगता है 50% 60% चला गया, खाली बचता रहेगा 30-40%, और वही 30-40% के लिए हमें CO2 एक्सटिंग्विशर रखना है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, फायर एक्सटिंग्विश करने के लिए। अपार्ट फ्रॉम दैट, अच्छा इसका वॉल्यूम भी दिया है 0.5% kg पाउडर पर मेट्रिक क्यूब, मतलब ये बेसिकली एक जो एक्सटिंग्विशर ड्राई पाउडर डेसिग्नेटेड 0.5 kg एक मेट्रिक क्यूब को कवर करेगा। वाटर स्प्रिंकलर तो रहेगा 51 मीटर स्क्वायर पर मिनट, 51 मीटर स्क्वायर पे ये पानी छिड़केगा 1 मिनट में, ठीक है। वाटर स्प्रिंग सिस्टम में बी कनेक्टेड टू द फायर, obviously a system providing equivalent protection as determined by the administration, ठीक है। फायर इन गैली एक्शन क्या लेना है, रेज द अलार्म, इन्फॉर्म द मास्टर। अब ब्रिज पर हैं, रेज करेंगे अलार्म और इन्फॉर्म करेंगे मास्टर को। सारे मास्टर क्रू ऑलमोस्ट ब्रिज पर भाग के आएंगे या जहाँ पर भी आएंगे, उनका क्रू का एक हेड काउंट लेना है, फायर पार्टी रेडी करना है, उनको ब्रीफ करना है कि एक्चुअल में उनको अंदर जाके करना है। प्रोसीड टू द सीन ऑफ फायर एंड इन्वेस्टिगेट, सारे वेंटिलेशन बंद कर देने हैं। स्टार्ट इमरजेंसी फायर पंप एंड ट्राई टू फाइट द फायर बाय कन्वेंशनल मीन्स, मेंटेन बाउंड्री कूलिंग एट ऑल टाइम, ड्यू रिगार्ड टू बी गिवन टू द टाइप ऑफ एक्सटिंग्विशिंग एजेंट बीइंग यूज्ड, फोम, ऑयल स्टोव्स, DCP फॉर इलेक्ट्रिकल फायर्स। नॉर्मली इलेक्ट्रिकल फायर्स रहता है तो ठीक है DCP यूज़ करना है। CO2 कैन बी यूज्ड एज अ स्मॉथरिंग एजेंट। ऑयल स्टोव्स रहेगा तो फोम यूज़ करना है, ठीक है। कैपेसिटी प्लान के बारे में डिस्कस करना है। कैपेसिटी प्लान हमने शिप पर भी देखा होगा, उसमें नॉर्मली CCR वगैरह के या शिप्स ऑफिस के बाहर लगा रहता है, उसमें कितना टैंक का क्या कैपेसिटी है, और कैपेसिटी प्लस फ्यूल टैंक्स वगैरह, बंकर टैंक्स कैपेसिटी वगैरह उस पर लिखा रहता है, कौन सा एरिया आ रहा है, वो कॉफर डैम या उसका कैपेसिटी कितना है, वो सब लिखा रहता है कैपेसिटी प्लान के अंदर। अपार्ट फ्रॉम दैट क्या उसका TPC कितना है एंड ऑल, तो ये हम लोग को मिलता है वहाँ पे कैपेसिटी प्लान में। यहाँ पे क्या लिखा है, दिस प्लान इज़ यूज टू फाइंडिंग द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द शिप एग्जैक्टली फॉर अ सिलेक्टेड मीन ड्राफ्ट, क्या कौन से ड्राफ्ट पे कितना हमारा वेट होगा ये लिखा रहता है। डिस्प्लेसमेंट इज़ रिक्वायर्ड to be known to decide on total number of blocks to be used, since each block can also support only a maximum give marks. The capacitors give information on volumes of compartment in metric cube, location of center of volume and compartment, location of center of volume भी दिया रहेगा, okay. Hence the capacity plan may be used for making a minor stability calculation for moments which are required for trim and hilt adjustment. ओके तो फिर हम लोग इसको कैपेसिटी प्लान को नॉर्मली करते भी हैं फॉर मेकिंग माइनर स्टेबिलिटी कैलकुलेशन फॉर मोमेंट्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर ट्रिम हिल एंड एडजस्टमेंट। शेल एक्सपेंशन प्लान
ये दिमाग में सुनते ही वो डायग्राम आता है सामने, नीचे से 1 2 3 कर रहे हैं, ऊपर A B C D ऐसे करके आगे पीछे अल्फ़ाबेट्स जा रहे हैं। बेसिकली शिप के सारे जो एक्सपेंशन प्लान है ऑल हैज़ बीन नोटेड डाउन। सो इन केस इन फ्यूचर अगर like if there is any damage or anything and we have to inform the company, we can not just simply say in outside there is a damage, but we have to mention the shell number so they get to know the exact location where damage has been happened. Okay. So this expansion plan the company will also have, and the onboard it will also there. So it's kind of like the exact location, and as you know, like ship shell thickness is different at different places, so you can't use same thickness shell everywhere, right? So it's a frame number and everything is been given. So यहाँ पे क्या लिखा है वो देखते हैं। Shell expansion plan is a total dimensional representation derived from a ship's line plan. Okay, the shell expansion plan is a two-dimensional representation derived from a ship's line plan depicting the three-dimensional surface of the hull. ठीक है, 3-dimensional surface of the hull. It utilize contour lines, exactly contour lines erected perpendicular to the baseline indicating the ship's length and corresponding frame numbers. By joining the ends of the vertical lines on the baseline, the shell expansion outline is formed. The surface is marked with parallel vertical and horizontal line representing the strakes forming the hull. Each strake is denoted by a letter and number indicating its level and position. This plan serves various purposes, locating hull damage and suggesting repairs. Okay, determining painting surface areas, providing information on strake thickness and steel quality. Okay, so मैंने जो कहा था उसमें जो थिकनेस और थिकनेस होती है, स्टील क्वालिटी हर जगह अलग अलग होती है। एंड लोकेटिंग हल डैमेज, ठीक है, हल डैमेज हुआ है उसमें लोकेट करना है। फिर सजेस्टिंग रिपेयर्स, क्या रिपेयर वगैरह चलेगा। इस ट्रैक इज डिनोटेड बाय लेटर एंड नंबर एग्जैक्टली। डॉकिंग प्लान क्या होता है, इज़ अ डिटेल प्लान व्यू। ओके, हम देखते हैं उसमें इट शोज़ ऑल द ओपनिंग्स ऑन द बॉटम। अभी ड्राई डॉक पे कुछ बॉटम पार्ट्स होते हैं जाके वो उस पर बैठते हैं, पूरा शिप ऐसे ही नहीं छोड़ दिया जाता है, उसके कुछ ब्लॉक्स होते हैं जहाँ पे शिप बैठता है, वो सब देखना होता है। एंड कुछ ओपनिंग्स भी होती है उसके ऊपर ब्लॉक्स ना आ जाए तो वो सब देखना होता है। तो ये प्रॉपर डॉकिंग प्लान होता है। व्यू सीन फ्रॉम द बॉटम, इट शोज ऑल ओपनिंग्स ऑन द बॉटम इंक्लूडिंग द ओपनिंग्स फॉर द मेन सी सक्शन बॉक्सेस प्रोवाइडिंग एट द मशीनरी रूम एरिया। द अदर ओपनिंग्स आर द इंडिविजुअल ड्रेन प्लग होल्स, 1 प्लग होल पर टैंक। सो ये सब उसमें होता है। जनरल अरेंजमेंट प्लान बेसिकली कह सकते हैं कि मान लो अगर पंप रूम में है तो हमें पंप रूम में कोई हॉट वर्क करना है तो उसमें जीए प्लान यूज़ करके आजू बाजू फ्यूल ऑयल टैंक कितना डिस्टेंस है, कितना डिस्टेंस पे कोई क्या है, वो यूज़ करके हम मेज़र करके कंपनी को भेज सकते हैं सब। तो जीए प्लान से एक ये आइडिया मिल जाता है कौन सा टैंक कहाँ पर है, साउंडिंग पाइप कहाँ पर है, और साउंडिंग पाइप फिर और भी बहुत सारे उसमें बलास्ट टैंक किधर कितना है, चेन लॉकर कहाँ पर, ये सारी डिटेल्स जीए प्लान में दिया रहता है। जीए प्लान गिव्स अ प्रोफाइल व्यू ऑफ द शिप अलॉन्ग विद प्लेन व्यूज़ एट मेन डेक लेवल पे, मेन डेक लेवल पे ही रहेगा, ठीक है, विद डीबी टैंक, टैप लॉवेल्स एंड एंड व्यू फ्रॉम फॉरवर्ड। दिस ड्राइंग इज यूज्ड फॉर बर्थिंग पर्पसेस alongside रिपेयर berths as well as to get general appearance of the ship, hence a reduced size trawling will do. Now what are the duties as per the ISM? Maintain a navigational watch as per the ISM, familiarize himself with the procedure of safety management system. नॉर्मली अगर हम थर्ड मिट में जाते हैं तो हमें वहाँ पे जो भी हम ड्यूटी करते हैं वो एज़ पर ISM ही होता है। ISM का मतलब हो गया इंटरनेशनल सेफ मैनेजमेंट। हम सेफली सारे ऑपरेशन कर रहे हैं considering the marine protections and protections of like health of our crew and the ship, safety of the ship, and सारे ऑपरेशन कार्गो ऑपरेशन कर रहे हैं, नेविगेशनल वॉच कर रहे हैं, सारे डॉक्यूमेंटेशन एज़ पर ISM कर रहे हैं, उसका रिकॉर्ड कर रहे हैं, जो ड्रिल्स हो रही है रिकॉर्ड एज़ पर ISM हो रहा है, कंपनी SMS हो रहा है, एंड डॉक्यूमेंटेशन है ही। अपार्ट फ्रॉम दैट जो LSF इक्विपमेंट्स है उसका डेली रिकॉर्ड कर रहे हैं, इंस्पेक्शन कर रहे हैं, मेंटेनेंस कर रहे हैं,
एज़ पर टोटल कंपनीज पॉलिसी, उनकी जो फ्रीक्वेंसी है, जो फ्रीक्वेंसी में हमें करना है एज़ पर फ्रीक्वेंसी कर रहे हैं। एंड LSA अपार्ट फ्रॉम दैट FFA का जो भी सामान है, एक्सटिंग्विशर है, उसका इंस्पेक्शन है वो कर रहे हैं। एंड काफ़ी चीज़ें हम जो परफॉर्म कर रहे हैं, इसमें क्या क्या लिखना है, फैमिलाइज हिमसेल्फ, और क्रू को भी फैमिलियर करना होता है। पहले तो खुद फैमिलराइज होना है हिमसेल्फ विद द प्रोसीजर ऑफ सेफ्टी मैनेजमेंट एंड कंप्लाई विद द सेम, ठीक है। टू कीप नेविगेशनल वॉच एट सी एंड एट एंकर एज पर मास्टर स्टैंडिंग ऑर्डर। थर्ड, टू कीप कार्गो वॉच इन पोर्ट एज पर डायरेक्शन ऑफ चीफ ऑफिसर एंड एप्लीकेबल रूल्स एंड रेगुलेशन। मेंटेन, हाँ, शिप पर नेविगेशनल वॉच करें तो सारे मेट्रोलॉजिकल इक्विपमेंट्स के लॉग्स भी लिखने होते हैं। डिस्पैच ऑफ वेदर रिपोर्ट्स फ्रॉम वेसल ऑन रेगुलर बेसिस। पांचवा, मेंटेन इन गुड ऑर्डर ऑल फ्लैग सिग्नलिंग इक्विपमेंट्स। अच्छा, जो भी फ्लैग वगैरह है, हमारे सिग्नलिंग इक्विपमेंट्स हैं, रेगुलेशन लाइट्स एंड शिप्स से सब प्रॉपर होना चाहिए, ठीक है। तो फ्लैग वगैरह का जो भी काम है वो हमारा होता है, सिग्नलिंग इक्विपमेंट, रेगुलेशन लाइट्स एंड शिप्स। कंडक्ट मेंटेनेंस प्रोसीजर फॉर लाइफ सेविंग एंड फायर फाइटिंग इक्विपमेंट, कार्गो सिस्टम्स ऑन बोर्ड। एंड कंडक्ट इन्वेंट्री ऑफ LSA, ऑब्वियसली वो करना ही है हमें, LSA FFA। एंड कार्गो सिस्टम स्पेयर्स एंड स्टोर्स में, कार्गो सिस्टम स्पेयर्स एंड स्टोर्स बेसिकली चीफ ऑफिसर का है, लेकिन ठीक है हमें भी करना है। कार्गो सिस्टम स्पेयर्स एंड स्टोर्स मेंटेन ऑन बोर्ड एज डायरेक्टेड, LSA FFA कार्गो सिस्टम स्पेयर्स। फिर बेसिकली स्टोर्स के सारे हमें देखने होते हैं। फिर उसके बाद कंडक्ट procedures and tests to ensure functional reliability of critical equipment and system as directed, ठीक है। अभी कंडक्ट प्रोसीजर एंड टेस्ट टू एंश्योर फंक्शनल रिलायबिलिटी ऑफ क्रिटिकल इक्विपमेंट्स का हमें चेक करते रहना चाहिए। जस्ट फॉर एन एग्जांपल, हर संडे या आई गेस इमर्सन सूट का हर मंथली ही चेक होता है, मंथली या आई गेस मंथली होता है या संडे को होता है यार, ये संडे को होता है। जो भी इमर्सन सूट होते हैं, जैसे अभी वो एक क्रिटिकल इक्विपमेंट हो गया, मतलब इक्विपमेंट बोल सकते हैं या सिस्टम बोल सकते हैं उसको, उसमें उसकी चैन प्रॉपर फटाफट बंद हो रही है नहीं, या उसमें कहीं पे होल है कि नहीं, ये सब हमें चेक करना है। और उसमें फिर एक होता है कि उसमें प्रेशर टेस्टिंग भी करना होता है, तो सब हमें फंक्शन रिलायबिलिटी उसकी चेक करनी है। कंडक्ट procedures and tests to ensure functional reliability of critical equipment and system as directed. Compliance with the company's documented safety and security procedures. Compliance with the company's documented safety and security procedures. Compliance with the company's safety and security procedures. Compliance with the company's documented safety and procedures. Compliance with the company's documented safety and security procedures. Compliance with the company's document safety and security procedures. Carry out emergency duties as per emergency response procedures and as directed by command and control. Carry out emergency duties as per emergency response procedures and as directed by command and control. Carry out emergency duties and जो भी emergency duty है हमारी मास्टर लिस्ट में वो सब हमें करनी होती है and directed by command and control. Compliance with applicable port terminal and dock safety regulation. Compliance with applicable port terminal and dock safety regulation. Port terminal and dock safety. Assist chief of day-to-day work with regards to ships operational routine duties and preparation of reports and returns as required. Assist chief officer in day-to-day work with regards to ships operational routine duties and preparation of reports and returns as required. Operational duties and preparation of reports and returns as required. To comply with the applicable rules of STCW convention. Okay. To prepare handing over notes along with handing over report while signing of the vessel. To acquaint himself and prepare for rank above. Has the authority to identify. बेसिकली हमें बहुत कुछ करना है.
चीफ ऑफिसर की हेल्प करना है, STCW कन्वेंशन को फॉलो करना है यानी कंप्लाई करना है, रेस्ट प्रॉपर लेना है एंड हैंडिंग ओवर नोट साइन ऑफ के टाइम पे बनाना है एंड हिमसेल्फ फॉर द रैंक, आगे की रैंक के लिए पढ़ाई करना है या प्रिपेयर करना है। एज दी आइडेंटिफाई एंड रिपोर्ट नॉन कन्फर्मिटीज़ को, कुछ अगर दिख रहा है हज़ार्डियस कुछ दिख रहा है कैप्टन को बताना है, उस पर लीगल एक्शन लेना है, कैरी आउट एमरजेंसी ड्यूटीज एज पर जो भी हमारी एमरजेंसी ड्यूटी है वो करनी है, ठीक है। और कंप्लायंस विद अप्लीकेबल, जो भी पोर्ट पेपर बना रहे हैं वो एज़ पर कंप्लायंस होना चाहिए पोर्ट टर्मिनल के, और कुछ भी मिस आउट नहीं करना है, कोई पेपर वगैरह सारे के सारे प्रॉपर होने चाहिए। फिर उसके बाद है व्हाट इज़ ग्राउंडिंग, स्ट्रैंडिंग एंड बीचिंग। ग्राउंडिंग होता है तो पता ही है, जहाज़ बैठ गया, ठीक है। स्ट्रैंडिंग होता है कि एकदम जर्क जैसा जाके हम ग्राउंड हो गया है बहुत लंबे टाइम के लिए, ठीक है। बीचिंग होता है लाइक हम जानबूझ के जहाज़ को ग्राउंड कर रहे हैं, व्हेन अ वेसल ग्राउंड इंटेंशनली, ओके। एंड स्ट्रैंडिंग व्हेन शिप देन रिमेन इन ग्राउंड पोजीशन फॉर सम लॉन्ग टाइम, फ्यू आवर्स। ग्राउंडिंग इज़ व्हेन अ शिप स्ट्राइक्स द सी बेड अनइंटेंशनली, कॉज जनरली पुअर नेविगेशन एंड इसकी वजह से हो जाता है। ब्रेक रेंडरिंग का फॉर्मूला फोर्स इनटू लेंथ बाय आर, वेदर एफ इज फोर्स अप्लाइड बाय हाइड्रोलिक जैक इनटू डिस्टेंस ऑफ ड्रम सेंटर फ्रॉम द हाइड्रोलिक जैक, ठीक है। यहाँ से जैसे अभी यहाँ पे कर रहे हैं तो ये जो डिस्टेंस है जो डार्क में दिख रहा है वो है हमारा डिस्टेंस ऑफ ड्रम सेंटर फ्रॉम हाइड्रोलिक जैक, ठीक है, डिवाइडेड बाय आर, दैट इज डिस्टेंस ऑफ ड्रम सेंटर फ्रॉम द फर्स्ट रोप, ठीक है। ये एक हो गया, यहाँ पे दिया हुआ भी है ये डिस्टेंस है, ठीक है। और ये आर है, आर डिस्टेंस आर, और ये हो गया पी, पी हो गया हमारा क्या, पी यानी हमारा प्रेशर जो हम दे रहे हैं, ठीक है। तो फोर्स इनटू लेंथ, लेंथ हो गया कितना, d1 d2, d1 d1 कहाँ है डायग्राम में, d1 नहीं दिख रहा, ठीक है यार क्या ही है। The brake testing kit has shown above. Jack shall be placed firmly on ground and in correct position. Ensure the gauge in hydraulic is shown 0. Tighten the brake of the mooring with. For now we know the calculation that the braking of the wing shall be adjusted at load test just below 361 362. तो हमें ये करना है, ओके। पहले उसको प्रॉपर तरीके से जैक लगा देना है। जैक लगाने के बाद उसमें जो अभी हाइड्रोलिक जैक के अंदर प्रेशर 0 है, फिर उसके बाद उसके अंदर ब्रेक को पूरा टाइट कर देना है और उसमें प्रेशर डालना है 361 का, फॉर्मूले से जो मिला है। अगर वो रेंडर हो गया तो प्रॉपर है अपने लिए, ठीक है। ब्रेक रेंडरिंग टेस्ट, इसके बाद टू डिटरमाइन ब्रेक रेंडरिंग कैपेसिटी ऑफ विंच, अ प्रोसीजर कॉल्ड ब्रेक रेंडर इज कैरिड आउट। This procedure requires brake testing kit which has the following component: hydraulic jack with manometer and lifting arrangement and base support, plates, board to fasten the plates to be winch drum। ये जो है ना ये प्लेट्स वगैरह, ठीक है। और ये जो साइड में है ये अपना हाइड्रोलिक जैक है, and bolts to fasten the plates to the winch drum। plates, ये जो यहाँ पे दो उसमें बोल्ट्स लगाने के लिए बोल्ट्स चाहिए, सॉरी ये जो प्लेट्स है दोनों उसको लगाने के लिए बोल्ट्स चाहिए, ठीक है। फिर ब्रेक होल्डिंग कैपेसिटी के बारे में, maximum capacity of the mooring winch brake to hold the mooring drum in its position when under tension। Technically brake holding capacity of winch is 80% of the minimum braking load of the mooring rope, but it is set at 60% of the MBL, allowing 20% margin for safety as per OCI MF guidelines।
जो रोप का ब्रेकिंग स्ट्रेंथ तो उसका 80% रहेगा अपना ब्रेक होल्डिंग कैपेसिटी, ठीक है। तो नॉर्मली 60% पे ही रखते हैं, 20% का मार्जिन छोड़ दिया वो CIMF के गाइडलाइन के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब बेसिकली होता क्या है, ये जब हमारा जैसे फॉर एन एग्ज़ाम्पल मोरिंग लाइन है, रस्सी लगी हुई है और टाइट हो रहा है, रस्सी बहुत ज़्यादा टाइट हो रहा है, बहुत ज़्यादा टाइट, तो बहुत ज़्यादा टाइट होगा तो रस्सी टूट जाएगी और आजू बाजू जो रहेगा उसकी जान जा सकती है। तो ऐसा ना हो, मतलब एक पर्टिकुलर स्ट्रेंथ आने के बाद हम ये चाहेंगे कि जो अपना रोप है वो रेंडर हो जाए, यानी रोप जो है वो निकल जाए अपने आप, मतलब ऐसा ना हो कि विंच उखड़ जाए पूरा या रस्सी टूटे, बट रेंडर हो जाए, ब्रेक जो हमने टाइट किया है उस पर असर ना पड़े, ठीक है। ये हो गया उसका ब्रेक रेंडरिंग टेस्ट, हम इसके लिए करते हैं। टू स्टेट सिंपली स्लिपिंग ऑफ ब्रेक रिजल्टिंग इन रिलीज ऑफ लोड ऑन स्ट्रेस ऑन द टाइटन मूरिंग लाइन बिफोर मूरिंग रब ऑन रीचेस minimum braking load is called brake rendering. Brake rendering of winch ensure that the line gets paid out before it reaches its MBL or minimum braking load. Brake is one of the most important feature of a winch. It ensures that winch holds drums in its opposition so that mooring are kept sufficiently tight. Another important is called rendering, which ensures mooring line shed its load before it parts. Okay. Just in case to undergo excessive stress, this is called brake rendering. Apart from that, what is cow? Cow normally हम करते हैं जहाज के ऊपर, उसमें क्या करते हैं, क्रूड ऑयल वॉशिंग करते हैं। जैसे कुछ कार्गो को ही स्लॉप टैंक में ले लिया, स्लॉप टैंक के ही थ्रू से क्रूड काव लाइन के थ्रू उसके अंदर जोर से प्रेशर से मारते हैं, फिर इडक्शन के थ्रू जो गिरता है उसे फिर से वापस से स्लॉप टैंक में ले लेते हैं। और ऐसा करते बहुत बार रिपीट करते हैं इस प्रोसीजर को, तो ऊपर के जितने भी टैंक्स के वॉश बल्कहेड वगैरह पे जो लगे हैं वो सारे के सारे साफ़ होके नीचे आ जाए, और फिर ये जो नीचे हो जाएंगे इसको बाद में लास्ट में स्ट्रिपिंग करके बाहर निकाल दिया जाए, डिस्चार्ज कर दिया जाए, ठीक है। यहाँ क्या लिखा है, क्रूड ऑयल लाइन वॉशिंग इज़ अ सिस्टम वेयर बाय oil tanks on a tanker are cleaned out between voyages, not with water but with crude oil cargo itself. The solvent action of the crude oil make the cleaning process more effective than what water is used. There is usually a fine water rinse, but the amount of water involved is very low. Okay, लास्ट में एक रिंसिंग करते हैं उसको थोड़ा सा पानी लेके, लेकिन जो अमाउंट ऑफ वाटर इन्वॉल्व है बहुत कम रहता है। सिस्टम हेल्प्स प्रिवेंटिंग पोल्यूशन ऑफ द सी फ्रॉम ऑपरेशनल मेजर्स। क्रूड ऑयल वॉशिंग वाज मेड मैंडेटरी फॉर न्यू टैंकर्स बाय 1978 प्रोटोकॉल टू द मार्पोल कन्वेंशन। रेगुलेशन 33 ऑफ मार्पोल एनेक्स 1 requires every new crude oil tanker of 20,000 deadweight and above to be fitted with cargo tank cleaning system using crude oil washing. Crude oil washing was made mandatory for new tankers by the 1978 protocol to the Marpol Convention. Crude oil washing was made mandatory for new tankers by 1978 protocol to the Marpol Convention. Regulation 33 of Marpol. Regulation 33 of Marpol Annex 1 requires every new crude oil tankers of 20,000 tons deadweight and above to be fitted with cargo tank cleaning system using crude oil washing. Crude oil washing was made mandatory for new tankers by the 1978 protocol to the Marpol Convention. Crude oil washing was made mandatory for, ठीक है भाई, for regulation 33 of Marpol Annex 1 require every new crude oil tanker of 20,000 deadweight and above टू बी फिटेड विद कार्गो टैंक क्लीनिंग सिस्टम, ठीक है। 20,000 से ज़्यादा है तो वो रहना चाहिए, ठीक है। फिर और क्या है, अच्छा जी, IMGS क्या है, IMGS एंड MFAG का मैं बताता हूँ। MFAG जो है वो एक IMDG का ही सप्लीमेंट है, मेडिकल फर्स्ट एड गाइडलाइंस पूरा फुल फॉर्म है इसका। इन केस अगर कोई एक्सीडेंट होता है कोई डेंजरस कार्गो के वजह से,
ठीक है, किसी के मतलब अभी गैस लीक हो गया, डेंजरस कार्गो तक किसी के आँख में चला गया या कुछ हो गया, तो उस पर क्या मेडिकल फर्स्ट एड गाइडलाइन देनी है, वो MFAG के अंदर पूरी गाइडलाइन दे रखी हुई है। ठीक है, और ये जो IMGS है, ठीक है, IMGS आई गेस इट्स अ इंटरनेशनल मेडिकल गाइड फॉर शिप्स, सेम विच इज़ द केमिकल सप्लीमेंट्स टू दी, ठीक है, ये डेंजरस कार्गो के लिए MFAG, लाइक इंफॉर्मेशन और मेडिकल फेयर इज प्रोवाइडेड इन IMO मेडिकल फेयर फॉर यूज इन एक्सीडेंट इन्वॉल्विंग डेंजरस गुड which is the chemical supplement to the IMGS, which is chemical supplement which is published by WHO Geneva. तो ये हमें रेफर टू द सब्सटेंस मटेरियल एंड आर्टिकल्स कवर्ड बाय IMDG, ठीक है, एंड मटेरियल्स कवर्ड बाय अपेंडिक्स B ऑफ द BC कोड, बल्क केमिकल कोड, ठीक है। BC कोड बेसिकली सारे जो डेंजरस कार्गो वगैरह हैं, सॉलिड बल्क कार्गो, उसके अंदर दे रखा है, जो डेंजरस डिक्लेयर कर रखा है, तो उनके लिए है ये। द मटेरियल्स कवर्ड बाय अपेंडिक्स B of it is chemical code, bulk chemical code for solid bulk cargos. Okay, it is not provide advice necessary for initial management of chemical poisoning and diagnosis within the limit of the facilities available. अच्छा, ये अभी कुछ डॉक्टर लोग के लिए नहीं है, ये शिप पे जो हमारे पास लिमिटेड गाइडलाइंस है, लिमिटेड चीज़ें, उससे ही क्या क्या करना है वो सब दिया है। द गाइड्स बी यूज्ड इन कंजक्शन विद द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन द IMDG, द BC कोड, the emergency procedure for ships carrying dangerous goods EMS, the international code for construction and equipment ships carrying dangerous chemical in BC code and international code for, ठीक है। treatment in this guide cater for accidental human consequences, ठीक है, for of the carriage of dangerous goods, accidental ingestion of toxic substance which is rare. The guide does not cover ingestion by intention, the guide does not cover ingestion by intention। अच्छा, हाँ, अभी ये हो गया गाइड, ये अभी ऐसा नहीं है कोई सुसाइड करने के लिए जा रहा था, कुछ ही जानबूझ के पी लिया, अब क्या करना है, तो उसके लिए गाइड नहीं है, ये बाय एक्सीडेंट के लिए ही है। ठीक है, इंफॉर्मेशन ऑन ट्रीटमेंट ऑफ इलनेस विच आर ऑफ जनरल एंड नॉट परमानेंटली प्रीडोमिनेटली कंसर्न विद केमिकल पॉइजनिंग फाउंड, ठीक है। टेबल्स ऐसे दिया, रेस्क्यू, CPR, ये सब एनेक्स दिया है, 12 एनेक्स है, उसके अंदर रेस्क्यू, CPR, ऑक्सीजन, केमिकल इंड्यूस कर लिया, टॉक्सिक मेंटल कन्फ्यूजन, आई एक्सपोजर हो गया, स्किन पे गिर गया, इनहेलेशन हो गया, इंजर्शन हो गया, ठीक है, अभी जानबूझ के नहीं, बाय एक्सीडेंट, शॉक, एक्यूट किडनी फेलियर हो गया। अपेंडिक्स 13 जो है वो रहेगा फ्लूइड रिप्लेसमेंट, और 14 जो है वो रहेगा लिस्ट ऑफ मेडिसिन एंड इक्विपमेंट। अच्छा, इसको हाईलाइट कर रखा है, तो अपेंडिक्स 14 जो है, ठीक है, ये एनेक्सेस है हमारे इसके MFAG के, इसके अंदर 14 में हमें लिस्ट ऑफ मेडिसिन एंड इक्विपमेंट्स दिया है। ठीक है, रिक्वायरमेंट फॉर एडिशनल दैट मस्ट बी कैरिड इफ अ वेसल इज कैरिंग IMDG कार्गो। ठीक है, अपेंडिक्स 15 लिस्ट ऑफ सब्सटेंसेस, ये हो गया MFAG। अब क्या आ गया, क्या flag state requirement depends on the category A, B, C of the medical scale of the ship with depends upon duration of। हाँ, अब मान लो कि लंबे टाइम के लिए अगर हम जा रहे पोर्ट, ठीक है, मान लो जिब्राल्टर से US जा रहे, तो 2-3 महीना तो शिप जो रहेगा वो जहाज़ में ही रहेगा, और इस दौरान मान लो 1 महीना जहाज़ में रहेगा, 1 या 2 महीना, 1 महीना शायद 30 डेज रहेगा। ठीक है, मान लो अगर किसी को कुछ हो गया और वो दवाई हमारे पास सिर्फ 1 हफ्ते के लिए ही है, तो उसके बाद क्या होगा, हो सकता है ऑब्वियस सी बात है वो नहीं रहेगा, एंड उस पर सीवर हो सकता है कुछ भी। तो ये हमारे वॉयज पे भी डिपेंड करता है कितना मेडिकल हमारे पास रहना चाहिए, कितने ड्यूरेशन का वॉयज है, और कितने लोग हैं। मान लो 1 बंदे के लिए दवा है, बीमार हो गए 4 बंदे, तो नंबर ऑफ पर्सन्स ऑन बोर्ड भी मैटर करता है, नेचर ऑफ कार्गो भी, वो तो सबसे ज़्यादा मैटर करता है कि कार्गो कैसा लिए हैं, उससे क्या होने के चांसेस हैं। मेडिकल स्केल ऑफ द शिप डिपेंड्स अपॉन द ड्यूरेशन ऑफ वॉयज, नंबर ऑफ पर्सन, नेचर ऑफ द कार्गो, डेस्टिनेशन ऑफ वॉयज, ऑब्वियसली सेम डेस्टिनेशन का। अभी मान लो ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ पे मेडिकल हेल्प मिलना भी बहुत मुश्किल है, लेट्स से कोई वॉर जोन एरिया में चले गए, इसराइल में चले गए, ख़त्म है, फिर डेस्टिनेशन ऑफ वॉयज भी मैटर करता है।
देन उसके बाद आता है क्या, हाउ टू ऑर्डर मेडिसिन ऑन बोर्ड, फॉलोइंग द डॉक्यूमेंट्स बी रेफर टू ऑर्डर मेडिसिन ऑन बोर्ड, इंटरनेशनल, ओके, IMGS गाइडलाइन फॉलो करना, फॉलोइंग पब्लिकेशन डॉक्यूमेंट्स बी रेफर टू ऑर्डर मेडिसिन, इंटरनेशनल मेडिकल गाइड फॉर शिप्स, list of recommended medicines and equipment can be found in chapter 33, the ship's medicine chest of IMGS, chapter 33, ठीक है, द शिप्स मेडिसिन चेस्ट। अब उसके बाद आ गया मेडिसिन स्केल ए, ठीक है, ए में क्या दिया, सी गोइंग और सी फिशिंग वेसल विथ नो लिमिटेशंस ऑन लेंथ ऑफ ट्रिप्स, कभी भी कितने भी महीने के लिए जा सकते हैं, तो उनके लिए अलग है। कैटेगरी बी, सी गोइंग और सी फिशिंग वेसल विद इन 150 नॉटिकल माइल तक ही रहते हैं, ठीक है। मेडिकल, तो इनके लिए कम मेडिकल लेना पड़ेगा, तो एक्सटेंड टू थोज विद इन 175 रिमेनिंग विथ हेलीकॉप्टर रेस्क्यू रेंज में रहते हैं वो। कैटेगरी सी, अभी मान लो ये बी के लिए रेस्क्यू हेलीकॉप्टर रेंज क्यों बोला, कि हो सकता है उस पर अगर मान लो कोई बड़ा हादसा भी हो गया तो रेस्क्यू के बाद उसको हॉस्पिटल ला के जो भी है उसका कर लेंगे इलाज, तो यहाँ पे इनके लिए मेडिकल ज़्यादा रखने की ज़रूरत नहीं है। ए में जो लॉन्ग ट्रिप्स के लिए जा रहे हैं जहाज़ें, सी गोइंग फिशिंग वेसल्स हैं, फिशिंग वेसल्स के लिए ज़्यादा रखना है। और कैटेगरी सी, हार्बर वेसल, बोट्स, क्राफ्ट सिंग वेरी क्लोज टू द शोर, ठीक है, विथ नो केबिन अकोमोडेशन अदर देन अ व्हील हाउस, लाइफ बोट्स एंड लाइफ आल्सो रिक्वायर्ड टू कैरी कैटेगरी सी स्टोर्स, ठीक है। कुछ ना कुछ अपने पास हो सकता है, फर्स्ट एड किट के साथ थोड़ा दवाई वगैरह रखना होता है, हार्बर के लिए ये नज़दीक में ही है फिर भी। एनेक्स 1 कंसिस्ट ऑफ रिक्वायर्ड फॉर कैटेगरी ए बी सी वैसा रिकमेंडेड एडिशनल इक्विपमेंट। एनेक्स 4 जो है रिक्वायरमेंट फॉर शिप्स कैरिंग डेंजरस कार्गोस। मेडिसिन चेस्ट, व्हाट इज शिप्स मेडिसिन चेस्ट एंड मेडिकल स्केल। GMDSS जब हमने किया होगा तो हमने लिखा होगा ना एक लाइक, जब हम मेडिकल हेल्प लेते हैं, मेडिको डालते हैं हेल्प के लिए, तो उस पर मेंशन करते हैं मेडिकल लाइक चेस्ट, मेडिकल चेस्ट 33 गिवन या जो भी है वो लिखते हैं। वही क्या होता है वो यहाँ पे हमें पता चलेगा, क्योंकि IMGS के अकॉर्डिंग हम मेडिसिन ऑर्डर करते हैं। IMGS के अंदर ही सारे मेडिसिन होते हैं, तो ये IMGS के अंदर जो मेडिसिन है उनका एक जो लिस्ट है वो मेडिकल चेस्ट करके है, और वो नंबर वाइज कर रखा हुआ है उसके अंदर। ऑल दी सब्जेक्ट्स टू द रेगुलेशन एस्टेब्लिश्ड बाय IMO एंड ILO मस्ट हैव एडिकेट मेडिकल सप्लाईज, ठीक है। एज पर IMO और ILO के गाइडेंस के अकॉर्डिंग जितने भी शिप्स हैं दे आर सब्जेक्टेड टू हैव मेडिकल सप्लाईज पीरियोडिकली इंस्पेक्टर, और वो हमेशा चेक होते रहना चाहिए, केप्ट इन गुड कंडीशन, और हमेशा रेडी रहना चाहिए यूज़ के लिए। Quantities need on board will depend on the duration and destination of the voyage. The number of crew and nature obviously is designed to hold duration, destination, nature of the medicine chest is designed to hold a range of medicinal products needed for the most common medical emergencies likely to occur on board ship, however distant it is from shore. शोर में जो मेडिकल वगैरह मिलता है उससे तो ये काफ़ी अलग होते हैं, ठीक है। इज़ बेसिकली डिज़ाइंड होता है लाइक अ रेंज ऑफ मेडिसिनल प्रोडक्ट नीडेड फॉर मोस्ट कॉमन मेडिकल इमरजेंसीज। लाइक जहाज़ पे क्या होता है, कटने का चांसेस ज़्यादा होता है, हाथ कट गया, पैर कट गया, तो ये सब के लिए ज़्यादा रहता है वहाँ पे साउंड। मेडिसिन चेस्ट इज़ डिज़ाइन टू होल्ड अ रेंज ऑफ मेडिसिनल सपोर्ट प्रोडक्ट्स नीडेड फॉर द मोस्ट कॉमन medical emergencies likely to occur on board ship। फिर उसके बाद आता है इंटरनेशनल रेडियो मेडिकल सेंटर। सो अगर आपने GMDSS किया होगा तो वहाँ पे मेंशन रहता है कि कौन से कोस्ट गार्ड है जो मेडिकल हेल्प आपको देते हैं, मतलब वहाँ पे उनके पास ऑलरेडी डॉक्टर होते हैं और आपको वो मेडिकली एडवाइस देते हैं कि कैसे क्या आपको क्या प्रोसीड करना है इनकेस अगर आपने उन्हें कांटेक्ट किया है तो। और उनका जो डिटेल होता है जो ये करते हैं, वॉल्यूम 5 में ऐसे को स्टेशन का नाम दिया हुआ रहता है और उनके आगे मेंशन किया रहता है मेडिकल हेल्प के लिए जो भी है। आप 42 एक वो होता है कि GMDSS में सिखाए जाते हैं, 42+ अगर आप लगाते हो राइट, इरिडियम पे या आप क्या कहते हैं उस साइड PC F77 पे, अब तो है नहीं नॉर्मली,
आप डायरेक्टली सेट सी पे भी सेट सी पर भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं ऐसे स्टेशंस को जो मेडिकल हेल्प आपको प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। इन केस ऑफ इमरजेंसी आपको इनको कांटेक्ट करना होता है ऐसे को स्टेशन को। अब इनके बारे में क्या लिखा है, वॉज फाउंड इन 1935। अब ये बहुत पुरानी बात है, अभी तो सबके पास फ़ोन वगैरह है, ऑनलाइन सब चेक कर सकते हैं, राइट। उस ज़माने पे सिर्फ सेट सी था एंड ये सब चलता है, एंड ये पढ़ाई हम पुरानी कर रहे हैं तो हमें भी ये पढ़ना पड़ेगा। 35 विद द पर्पज ऑफ गिविंग रेडियो मेडिकल एडवाइस टू शिप्स ऑन एनी नेशनलिटी नेविगेटिंग ऑन ऑल सीज ऑफ द वर्ल्ड। द सेंटर हैज़ इट्स हेडक्वार्टर इन रोम and its medical services are completely free of charge, ठीक है। they also need arrangement for the transfer if necessary of a patient to a ship with a doctor on board or if the distance allow। अब मान लो ये रेडियो स्टेशन के सेंटर से बहुत नज़दीक जा रहे हो तो वो डॉक्टर उनके पास अरेंजमेंट होता है कि they also include arrangement for the transfer of if necessary of a patient to a ship with a doctor on board or if a distance allow it to evacuate the patient for hospitalization। Request for medical advice reaching CIRM are handled by doctors on continuous duty at the CRM headquarters, ठीक है। वो तो कॉल से कर सकते हैं, अगर नज़दीक है तो उनको वहाँ पे लेके भी जाया जाता है। दिस डॉक्टर्स एडवाइस ऑन अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट, कीप इन कॉन्टैक्ट विद every ship that has asked for assistance, following up the progress of the patient until his recovery or evacuation to the hospital on shore। यहाँ पे लिखा भी है 42 बोला था मैंने, इन मार्सेट पे 32 है एंड मेडिकल एडवाइस, एंड 38 पे मेडिकल असिस्टेंस है। 38 पे डायरेक्ट उसको रेस्क्यू किया जाएगा। एंड टेली मेडिकल Assistance Service TMAS। Details of the above three can be found in ALRS Volume 5। अच्छा, Maritime Rescue Coordination Center Volume 1 में दिया है, तो Volume 5 क्या है, ठीक है, Volume 1 में करना है। Maritime Rescue Coordination Centers तो बेसिकली कहाँ गया, वॉल्यूम 1 में उसमें दिया हुआ है मैरीटाइम टेली मेडिकल एडवाइसेस असिस्टेंट सर्विसेज समटाइम्स रेफर टू एज अ मेडिको सर्विसेज बिकॉज ऑफ रेडियो कोड। इट इज़ अ मेडिकल एडवाइस सर्विस फॉर सीवियर कैन प्रोवाइड सर्विस ईमेल टेलीफोन फैक्स, राइट, इन अ कोऑर्डिनेशन विद लोकल MRCC TMS ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो अरेंज फॉर द shore emergency treatment at land facilities and the dispatch of medical personnel to the ships all with ill mariners। All seafaring nations are required by IMO 63, and the center must be staffed by physician trained in remote consultation, staffed by physician and in the peculiarities of shipboard treatment to all civilian ships within the search and rescue। ठीक है भाई, टेली मेडिकल असिस्टेंट सर्विस रहता है, बेसिकली हमें कॉल करते हैं और 160 सेंटर ऑपरेट 24/7। सेंटर मस्ट बी स्टाफ बाय फिजिशियन रिमोट कंसल्टेंट इट टू ऑल ट्रीटमेंट टू ऑल सिविलियन शिप्स विद इन देयर सच एन रेस्क्यू। SR रीजन में जो है आपको एक बंदा जो लाइक थोड़ी बहुत अच्छी सी नॉलेज रहनी चाहिए मेडिकल की और वो हेल्प करेगा लोगों की, ठीक है। हाउ टू टेक रेडियो मेडिकल एडवाइस, रेडियो मेडिकल एडवाइस GM, जहाँ तक हमें पता है आपको नॉर्मली कॉल करना पड़ता है उनको और अपना डिस्क्रिप्शन देना होता है कि ऐसे ऐसे है, तो उसके अकॉर्डिंग वो रेफ़र करेंगे हमें दवाइयाँ वगैरह। प्रोवाइड अ डॉक्टर विथ ऑल पॉसिबल इंफॉर्मेशन अबाउट द पेशेंट, ठीक है, पहला, ठीक है, प्रोवाइड करना है डॉक्टर को सारे इन्फॉर्मेशन। कोई लड़का है वो बीमार कैडेट हो गया तो उसका एज रेफ़र करना है, बताना है, उसका जेंडर क्या है वो बताना है, कहाँ चोट लगी है वो बताना है, कौन सा केमिकल की वजह से हुआ है वो बताना है, कितना इंजरी आया है वो बताना है, ठीक है। फॉर्म, अब इसमें कहते हैं ऑल पॉसिबल इन्फॉर्म अबाउट द पेशेंट यूजिंग द फॉर्म प्रोवाइडेड form to be used in communicating to a doctor information about the patient illness
पार्ट। अच्छा ये फॉर्म वगैरह के बारे में तो हमें नहीं पता है साइट सी वगैरह पे। इन कम्युनिकेटिंग डॉक्टर, ठीक है। फॉर्म ए यूज़ करना है इलनेस, अगर बुखार है, बुखार होना अलग है और इंजरी होना अलग है, ठीक है। इंजरी हो गया तो बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है, बुखार है तो ठीक है, उसमें मतलब रूटीन इन्फॉर्मेशन, पर्टिकुलर्स अबाउट द शिप, ठीक है, शिप कहाँ जा रहा है, कब तक पहुँचेंगे, उनको बताना है। रूटीन इन्फॉर्मेशन अबाउट द पेशेंट भी बताना है, डिटेल ऑफ इलनेस, रिजल्ट्स ऑफ इलनेस, एग्जामिनेशन ऑफ पेशेंट, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, कमेंट्स बाय डॉक्टर, सब जानना है, ठीक है। फॉर्म बी इंजरी, रूटीन इन्फॉर्मेशन अबाउट द शिप, रूटीन इन्फॉर्मेशन, हिस्ट्री ऑफ द इंजरी और इंजरीज, रिजल्ट्स ऑफ एग्जामिनेशन। हिस्ट्री ऑफ इंजरीज मतलब मान लो अगर हमको पहले घाव लग चुका है लेकिन हम ओपन सी में, कोई पोर्ट नज़दीक नहीं आया, मतलब ऐसा कुछ रेडियो को मेडिकल एडवाइस मिली नहीं, अभी हम रेंज में तो हम उनसे हेल्प ले रहे हैं, तो वही हिस्ट्री ऑफ इंजरी बतानी है उसको, रिजल्ट्स ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ पेशेंट्स, ट्रीटमेंट, प्रॉब्लम्स, कमेंट्स बाय डॉक्टर, ठीक है, ये सब हमें करना है। चैप्टर व्हाट इज IMGS, चैप्टर 25, हाउ टू टेक रेडियो मेडिकल एडवाइस, मेडिकल एडवाइस फ्रॉम डॉक्टर्स स्टेशनड इन पोर्ट्स थ्रू आउट द वर्ल्ड, ठीक है। मेडिकल सारे के पोर्ट्स पे मेडिकल एडवाइस आपको 24 घंटे में मिल सकता है, एंड शुड बी सॉट वेन एवर द केयर गिवर इज अनसर्टेन अबाउट द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन। द एडवाइस इज गिवन बाय डायरेक्ट रेडियो, टेलीफोनिक कॉन्टैक्ट, radio, satellite communication, fax or internet. Advice may on occasion be obtained from another ship in the vicinity with a doctor on board. So IMGS जो कि लिस्ट ऑफ मेडिसिन है हमारे पास, उसके चैप्टर 25 में हमें क्या बताता है, इस एक्सटर्नल असिस्टेंट मेडिकल एडवाइस फ्रॉम डॉक्टर स्टेशन इन पोर्ट्स थ्रू आउट द वर्ल्ड इज अवेलेबल sorry 24 hours a day to all ships at sea and should be sought whenever the caregiver is uncertain about the best course of action. The advice given by direct radio, telephonic contact, satellite, fax or internet. Advice may on occasion be obtained from another ship in the vicinity with a doctor on board, ठीक है, and ship is sought whenever। and this chapter 25 क्या है, डायरेक्ट रेडियो टेलीफोनिक कॉन्टैक्ट के बारे में। मेडिकल एडवाइस फ्रॉम डॉक्टर्स और स्टेशन इन पोर्ट्स थ्रू आउट द वर्ल्ड इज अवेलेबल ऑन सी, ठीक है। फैक्स, कम्युनिकेशन, रेडियो, टेलीफोनिक कॉन्टैक्ट, सैटेलाइट। अब आ गया लेटेस्ट एडिशंस ऑफ IMGS which came in 2008 में आया था, कंसिस्ट ऑफ चैप्टर 33 एंड एनेक्स्चर 8। 33 पहले देखते हैं क्या है, 33 के बारे में कुछ बताया नहीं है। एनेक्स्चर ए यहाँ पर है, सॉरी, फॉर्म ऑफ केस रिपोर्टिंग, रेफरल एंड इवैक्यूएशन, फॉर्म्स फॉर केस रिपोर्टिंग, रेफरल एंड इवैक्यूएशन। अगर इवैक्यूएशन की ज़रूरत है तो उसके लिए फॉर्म ए भी दे रखा है। बाकी फर्स्ट एड क्या है, शॉक हो गया, पेन मैनेजमेंट, हेड इंजरीज, आई इंजरी, डिजीज, बोन, जॉइंट्स, वुंड, बर्न्स, पॉइजनिंग, एग्जामिनेशन ऑफ पेशेंट, पैरालिसिस, चेस्ट पेन, रेस्पिरेटरी डिजीज, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल एंड लिवर डिजीजेस, kidney and other urinary disorder, pregnancy, childbirth, sexually transmitted infection, skin disease, bone, tobacco, alcohol and drug use, infection diseases, dental problems, external assistance, nursing care and medical procedure, death at sea, medical care for survivors at sea, environmental control and hygiene, preventing disease and promoting health in seafarers, anatomy and physiology, internal health regulations, the ship's medicine chest। अच्छा 1.33 अपना शिप्स मेडिसिन चेस्ट है, मतलब इसके अंदर जो है शिप्स मेडिसिन चेस्ट के अंदर हमें लिस्ट ऑफ क्या क्या दवाइयाँ हैं वो सब हैं। IMGS सिर्फ पूरा लिस्ट ऑफ मेडिसिन नहीं है, इसमें क्या फर्स्ट एड देना है, क्या कैसे पेन मैनेजमेंट करना है, जॉइंट मसल इंजरीज हुए क्या ट्रीटमेंट करना है, सब लिखा है, ठीक है। फिर उसके बाद वी कैरिंग दिस गाइड ऑन बोर्ड शिप्स इंस्ट्रक्शंस MLC 2006, okay। What is the international IMGS, its use, its content, वही मेडिकल वगैरह है और क्या ही हेल्प मिलेगा हमें, दवा वगैरह लेनी है, अगर कोई इंजरी हुई है उसे कैसे ट्रीट करना है, कोई फीवर है तो कैसे पेशेंट को क्या रखना है, क्या दवा पानी करना है, कैसे उसको हैंडल करना है, वो सारा इन्फॉर्मेशन इसके अंदर दिया है। अनलेस एंड और इसके अंदर ये दिया है एज़ पर विद द लिमिटेड फैसिलिटी ऑन बोर्ड शिप, वो सारे दिए हुए हैं।
और IMGS के अंदर जो हमारे पास लिस्ट है, जब हम किसी पोर्ट वाले को कांटेक्ट करेंगे तो वो उसमें के लिस्ट जो अपने पास ऑलरेडी है दवा, वही हमें सजेस्ट करेंगे। तो ये बेसिकली इंटरनेशनल यूनिफॉर्म हो गया कि डॉक्टर के पास भी एक आइडिया रहेगा जो भी MRCC में बैठते हैं, ठीक है। तो बेसिकली इट्स अ वेरी हेल्पफुल IMGS एंड IFAG। एंड एक गाइडलाइन भी है IMO के अकॉर्डिंग कि ये हमारे पास होना भी चाहिए। और IMGS से हम कोई भी दवा वगैरह भी अगर मंगाना है तो उसमें भी ये हेल्प मिलता है, हमें गाइड मिलती है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या क्या लिखा है, ठीक है। बाय IMO तो रिक्वायर ऑल शिप्स शैल कैरी अ मेडिसिन चेस्ट मेडिकल इक्विपमेंट एंड अ मेडिकल गाइड। ऑल शिप्स शैल कैरी अ मेडिसिन चेस्ट मेडिकल इक्विपमेंट एंड अ मेडिकल गाइड। तो इन सबको डायरेक्टली IMGS में हमें मिल जाएगा, मेडिसिन चेस्ट मेडिकल इक्विपमेंट मेडिकल गाइड। The international medical guide for ship support and principle of that convention to ensure that seafarers are given health protection and medical, that medicines, medical equipments and facility for diagnosis and treatment of medical conventions that the ships carry 100 or more persons or ordinary engage on international voyages more than 3 days, 3 दिन से ज़्यादा अगर हो रहा है, so responsible for providing medical care. Ships which do not carry medical doctor shall be required either at least one seafarer on board who is charge of medical care and administering। अच्छा, एक बंदा जो रहेगा IMGS शिप्स, मतलब ये जो है मुझे समझे ये कोई बुक है, लेकिन बुक नहीं है शायद, ये IMGS एक गाइड है, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, कौन बंदा ठीक है। अच्छा ठीक है, पर्सन इंचार्ज मेडिकल ऑन बोर्ड आर नॉट मेडिकल कंप्लीटेड ट्रेनिंग में, ठीक है भाई। सर्टिफिकेट वॉच कीपिंग सीफेरर्स मीन द रिक्वायरमेंट द इंटरनेशनल मेडिकल गाइड फॉर शिप्स इज द स्टैंडर्ड रेफरेंस फॉर दिस ट्रेनिंग कोर्सेज and is designed for use all by crew members charged with providing medical care on board. Stipulate that competent authority shall ensure by a pre-arranged system that medical advice by radio or satellite communications to ship at sea is available 24 hours a day. International medical guide for ships explain when it is essential to seek such advice. The ILO Maritime Labour Convention 2006 stipulates that competent authority shall ensure by a pre-arranged system that medical advice by radio or satellite communication। बेसिकली गाइडलाइन है ये, द इंटरनेशनल मेडिकल गाइड फॉर शिप्स इज स्टैंडर्ड रेफरेंस टू थोस्ट फॉर दिस ट्रेनिंग कोर्सेज एंड इज डिज़ाइन फॉर यूज सर्टिफिकेट वॉच कीपिंग द इंटरनेशनल द स्टैंडर्ड रेफरेंस फॉर दिस ट्रेनिंग कोर्सेज। अच्छा, ये कोर्सेज के लिए भी एक स्टैंडर्ड वो लोग देते हैं। यूज द क्रू मेंबर चार्ज विद बॉडिंग मेडिकल केयर ऑन द हाई बोले स्टिपुलेटेड कॉम्पिटेंट ऑर्डर शैल बी ensured by a pre-arranged system that medical advice by radio or satellite communication to ships at sea is available 24 hours a day. The International Medical Guide for Ships explain when it is essential to seek such as advice. By carrying this guide on board ships and following its instruction, countries can both fulfill their obligations under the term of Maritime Labour Convention 2006 and ensure the best possible health outcomes for their seafaring population. And what is the minimum recovery hoisting speed of a rescue boat? The normal it's 0.8 meter per second रहना चाहिए, नॉर्मली 1 मीटर पर सेकेंड। फॉर फास्ट रेस्क्यू बोट इज़ 0.8 मीटर पर सेकेंड। बेसिकली लोअरिंग स्पीड फॉर अ फास्ट रेस्क्यू बोट विथ इट्स फुल कम्प्लीमेंट ऑफ पर्सन शैल नॉट एक्सीड 1 मीटर पर सेकेंड, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एंड होइस्टिंग स्पीड for is the minimum hoisting speed for a rescue boat is 0.3 meter per second. Minimum hoisting for rescue boat, hoisting speed for fast rescue boat minimum 3 है। फास्ट रेस्क्यू बोट के लिए दोनों बोल दिया क्या? होइस्टिंग क्या बोला? द लोअरिंग स्पीड फॉर फास्ट रेस्क्यू बोट विथ इट्स फुल कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ पर्सन्स and equipment shall not exceed 1 meter per second and a hoisting speed for fast rescue boat point. The minimum hoisting speed for rescue boat is 0.3 meter seconds. Full complement है। अच्छा ठीक है, फिर जो भी है। How many rescue boats to be carried on board? Normally एक ही देखा है मैंने शायद,
500 टन से ज़्यादा रहेगा तो एक रहना चाहिए। कार्गो शिप्स कैरी एट लीस्ट वन रेस्क्यू बोट कंप्लाइंग विद रिक्वायरमेंट सेक्शन 5.1 ऑफ द LSA कोड। पैसेंजर सिर्फ 500 ग्रॉस टन से ज़्यादा है और एक रेस्क्यू बोट होना ही चाहिए और इन ईच साइड ऑफ द शिप कंप्लाइंग विद द रिक्वायरमेंट ऑफ द LSA कोड। पैसेंजर शिप के लिए तो ज़्यादा रहना चाहिए यार। ठीक है, 500 ग्रॉस टनेज एंड ओवर शैल कैरी एटलीस्ट वन पैसेंजर शिप ऑफ लेस देन 500 ग्रॉस शैल कैरी एटलीस्ट वन रेस्क्यू बोट कंप्लाइंग विद। अच्छा, दो रहना चाहिए, दोनों साइड बोला है ना, वो ऑन ईच साइड ऑफ द शिप। फिर लाइफ बोट मे बी एक्सेप्टेड एज अ रेस्क्यू बोट प्रोवाइडेड शुड कंप्लाई द रिक्वायरमेंट फॉर रेस्क्यू बोट। ठीक है भाई। रेस्क्यू बोट इक्विपमेंट्स। अब जो रेस्क्यू बोट है जो हम यूज़ कर रहे हैं रेस्क्यू बोट, हम नॉर्मली शिप पे देखते हैं कि दोनों लाइफ बोट रहती है, उसमें से एक किसी को रेस्क्यू बोट बना देते हैं, तो उसके अंदर जो सामान रहती है वो नॉर्मली सेम रहती है। अपना क्या रहेगा, इंडिपेंडेंट मोटर्स रहेंगे, उसका इंजन रहेगा जो चालू हो सकते हैं, 2 स्पेयर बैटरीज होंगी, इंडिपेंडेंट स्पेयर 2 बैटरीज होगी, दोनों भी वर्किंग होनी चाहिए। और ओर्स वगैरह रहना चाहिए, पैडल्स वगैरह रहने चाहिए और TPA रहने चाहिए। ठीक है, TPA जो रहेगा आई गेस उसके अंदर 6 TPA रहने चाहिए एक उसके रेस्क्यू बोट में। एंड TPA के अलावा कुछ दवाइयाँ भी रहनी, नहीं दवाइयाँ तो नहीं रहती है, दवाइयाँ नहीं रहती है उसमें फिर अपना जो स्पीड वगैरह तो है ही, उसमें जल्दी रहना चाहिए। और एक हाँ लैडर वगैरह भी सपोर्ट करने के लिए, ताकि वो आराम से चढ़ सके, वो भी रहता है। बस मैंने ये चीज़ नोटिस किया कि TPA के क्वांटिटी में फ़र्क रहता है, बाकी सब वो जो नॉर्मल लाइफ बोट में रहता है वो भी सेम इसी में भी रहता है। चलो ठीक है, देखते हैं क्या है इसका। बॉयंट वेलर ठीक है। अबिनेकल उसमें भी होता है, कंटेनिंग एन एफिशिएंट गन व्हिच इज लुमिनस और प्रोवाइड विद स्विचेबल मींस ऑफ इल्यूमिनेशन। A sea anchor and tripping line fitted with hawser of adequate strength not less than 10 meter in a painter of sufficient length। अच्छा, ये पेंटर, हाँ एक देखा है, पेंटर रहता है गोल सा ऑरेंज कलर का, उसको फेंकते उसके अंदर वो बंदा हाथ डाल देता है अपना, फिर उसको पकड़ के खींच लेते हैं। हाँ ये सही है। पेंटर ऑफ सफिशिएंट लेंथ अटैच टू दिस रिलीज डिवाइस प्लेस्ड एट द फॉरवर्ड एंड ऑफ द रेस्क्यू बोट। फॉरवर्ड ऑफ द रेस्क्यू बोट, ओके। वन पॉइंट लाइन भी रहेगा, नॉट लेस देन 15 मीटर इन लेंथ। वन पॉइंट लाइन not less than 15, one point line painter a sufficient length, not painter of sufficient length and strength attached to the device at the forward end of the rescue boat. Or tipping, a sea anchor and a tripping line is fitted with a hawser of adequate strength not less than 10 meter in length। फिर उसके बाद पेंटर of sufficient strength, one buoyant line not less than length of sufficient strength to tow a life raft। ओके, रेस्क्यू बोट में टो करने के लिए 50 मीटर का एक रस्सी भी रहना चाहिए, buoyant लाइन बोलेंगे उसको, लाइफ राफ्ट को टो करने के लिए। मान लो अच्छा लाइफ राफ्ट के अंदर ही बंदे लोग को रेस्क्यू करना है। अच्छा, मेरे दिमाग में होता है कि उसको इंजरी हुई है तो उसको रखना है ना, तो अगर लाइफ राफ्ट को ही पूरा ज़्यादा लोग लाइफ बोट में नहीं ले सकते तो डायरेक्ट उसको पूरा उसको टो कर लेंगे। ठीक है, 50 मीटर का बॉइंट लाइन रहेगा और पेंटर भी रखेंगे बांधने के लिए। ठीक है, पेंटर ऑफ सफिशिएंट लेंथ फॉरवर्ड पार्ट में रहेगा, सामान वगैरह बांधने के लिए। अटैच टू रिलीज डिवाइस प्लेस्ड एट द फॉरवर्ड एंड रिलीज डिवाइस के लिए। और वन वाटरप्रूफ इलेक्ट्रिक टॉर्च रात के टाइम करना है तो ठीक है। वन विसल और इक्विवेलेंट साउंड सिग्नल। फर्स्ट एड आउटफिट इन, हाँ फर्स्ट एड किट रहनी चाहिए भाई इन वाटरप्रूफ केस आर कैपेबल ऑफ बीइंग यूज्ड टाइटली आफ्टर यूज। 2 buoyant rescue codes attached of not less than 30 a searchlight with a horizontal vertical sector of at least 6 degree and measured luminous intensity of 2500 कैंडिला ऑफ 3 घंटे के लिए काम करना चाहिए। सर्च लाइट
रहना चाहिए, 6 डिग्री का सेक्टर, 2500 कैंडिला रहेगा। और उसका जो यूजिंग कैपेसिटी है 3 घंटे, एफिशिएंट रडार रिफ्लेक्टर और थर्मल टीपी रहना चाहिए। 10% ऑफ द नंबर ऑफ पर्सन द रेस्क्यू बोट इज परमिटेड टू अकोमोडेट, 10% of the numbers of the permitted or to whichever is the greater. Portable fire extinguisher equipment often approved by suitable for extinguishing all fires। ठीक है। रिजिड रेस्क्यू बोट के लिए क्या है? अ बोट हुक, अ बकेट, अ नाइफ और अ हैचेट। एडिशनली क्या है कि अगर ठीक है बोट हुक रहेगा, बकेट रहेगा, नाइफ और हैचेट रहेगा, पता नहीं ये क्यों है। एडिशनली फॉर इन्फ्लेटेड रेस्क्यू बोट, अ buoyant सेफ्टी नाइफ, 2 स्पंचेस एंड एफिशिएंट मैनुअली ऑपरेटेड बेर। वैसे तो अभी यूज़ नहीं होता है इन्फ्लेटेड रेस्क्यू बोट, अब नहीं यूज़ होता है, रेयरली कहीं पे देखने मिलेगा रेस्क्यू बोट। एडिशनली फॉर इन्फ्लेटेड रेस्क्यू बोट के लिए 2 स्पंचेस रहेंगे, buoyant सेफ्टी नाइफ रहेगी एंड एफिशिएंट मैनुअली, 2 स्पंचेस, अ buoyant सेफ्टी नाइफ, चाकू दोनों में कॉमन है ना, ठीक है। नाइफ और हैचेट, इसके लिए हैचेट बोले तो एक्स टाइप कुछ रहेगा। अब बकेट, द बोट हुक और रिजिड रेस्क्यू बोट। एडिशनली फॉर इन्फ्लेटेड रेस्क्यू बोट, 2 स्पंचेस, buoyant सेफ्टी लाइन, an efficient manually operated bellow or pump, a repair kit in switchable container for repairing punctures and safety boat hooks। रेस्क्यू बोट का हो गया। अब क्या है जनरल रिक्वायरमेंट्स ऑन रेस्क्यू बोट्स। रेस्क्यू बोट्स के अंदर क्या क्या रहेंगे? शैल नॉट बी लेस देन 3.8 मीटर, नॉट मोर देन 8.5 मीटर। अच्छा, उसका ज़्यादा नहीं कम नहीं, 3.8 मीटर से कम नहीं रहना चाहिए और बड़ा 8.5 मीटर से नहीं ज़्यादा रहना चाहिए। अब 5 पर्सन बैठने की जगह होनी चाहिए एंड 1 पर्सन लाइंग ऑन अ स्ट्रेचर, एटलीस्ट 5 सीटेड पर्सन wearing or immersion life jacket if required। Rescue boat shall be provided with bow cover extending for not less than 50% of its length। आगे की तरफ थोड़ा एक्सटेंडेड रहना चाहिए, तो बॉ कवर एक्सटेंडिंग फॉर नॉट लेस देन its length। एवरी कैपेबल मैन्यूवरिंग एट अ स्पीड ऑफ एटलीस्ट 6 नॉट पे चलना ही चाहिए, 4 आवर एंड मस्ट बी कैपेबल ऑफ द टो ऑफ द लाइफ राफ्ट एंड स्पीड ऑफ 2 नॉट्स। ठीक है, 4 नॉट पे चलेगा और 2 नॉट पे अगर लाइफ राफ्ट को खींच रहा है। अरेंजमेंट फॉर टोइंग शैल बी मेड एंड एवरी रेस्क्यू बोट शैल बी प्रोवाइडेड विद इफेक्टिव मीन्स ऑफ बेलिंग और टू बी ऑटोमेटिकली सेल्फ बेलिंग। रेस्क्यू बोट शैल बी फिटेड विद वाटर टाइट स्टोरेज फॉर स्मॉल आइटम्स ऑफ इक्विपमेंट। अच्छा, रेस्क्यू ऑफ रिकवरी ऑफ रेस्क्यू बोट, मान लो वो हो गया, उसको रेस्क्यू को फटाफट रिकवरी होनी चाहिए ना, मतलब भेज दिया फटाक से, फिर रेस्क्यू भी उस हिसाब से करना चाहिए। यहाँ पे कैसे हमें रिक्वायरमेंट दी है, फास्ट रेस्क्यू बोट इज़ 0.8 मीटर एंड होइस्टिंग स्पीड, उठाने वाली 0.8 मीटर पर सेकेंड रहनी चाहिए के विथ फुल कॉम्प्लीट परसेंट, लोअरिंग स्पीड 1 मीटर पर सेकेंड। और ठीक है भाई, फिर उसके बाद है रिकवरी। Drive under the davit, be sure that fenders gates are fitted to the ship side, catch the painter, connect to its fitting and tighten it to the boat directly under davit, davit wire to be lowered to boat and connected to the boat suspension arrangement, stop the engine, check safe condition of release system again if necessary, correct weight distribution in boat for horizontal hanging, hoist boat to deck level, secure the boat, disembark the boat, return boat to storage position and lash it, restore all loose equipment, prepare boat for next use। अब क्या है, लॉन्चिंग एंड रिकवरी ऑफ रेस्क्यू बोट। ठीक है, नॉर्मली लॉन्च करना है, ठीक है, रेस्क्यू बोट को, जो भी उसके जो हार्बर पिन लगे हुए होते हैं, पहले तो पूरा लैशिंग, एक्स्ट्रा लैशिंग जो लिया है टर्न बकल वगैरह से, ट्राइसिंग पेंडेंट वगैरह सारे के सारे निकालने हैं। ठीक है, उसके बाद एक बंदा अंदर जाएगा, बाहर बंदे हार्बर पिन निकालेंगे, उसके हार्बर पिन निकालने के बाद बंदा अंदर बैठेगा, मोटर से उसको आगे की तरफ करेगा,
उसका इलेक्ट्रिकल प्लग पहले निकाल लेना है, ठीक है, फिर उसके बाद नीचे करना है। और ड्रेन प्लग वगैरह डेक लाइन पे लाके उसका डेक पूरा अच्छी तरीके से चेक करना है कि मतलब ड्रेन प्लग वगैरह लगा हुआ है कि नहीं, इंजन ट्राई आउट करना है, फिर उसके बाद लोअर करके जो है कि भागना है। स्विच ऑन द पावर पैक एंड ओपन द अकोमोडेटर वाल, confirm that its David swing area is free from obstruction, confirm that the boat hanging wire is attached to the release hook and painter is set, releasing gear located at the port of the rescue boat। अच्छा ये तो मैंने बोल दिया लॉन्चिंग, अच्छा लॉन्चिंग एंड रिकवरिंग दोनों साथ में दिया है ना। स्विच ऑन द पावर पैक एंड ओपन द accumulator valve, the David swing area is free from obstruction। बेसिकली करना ये है, हमें स्विच ऑन करना है पावर पैक को एंड ओपन करना है एंड